सिर्फ फैराडे लॉ हुआ था। ओके बेटा, लेंज भाई साहब क्या बोले, स्टार्ट करिए भाई। नया चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेक्चर 2। तो फैराडे साहब ने कहा कि किसी भी कॉइल में ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब उसमें फ्लक्स चेंज होता है। लेंज साहब ने गौर किया कि जो फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है या जो करंट इंड्यूस होती है, वो करंट कुछ इस तरह से इंड्यूस होती है कि वो हमेशा उस वजह का विरोध करती है, उस कॉज का विरोध करती है जिसके कारण वो इंड्यूस। तो ही गेव ए नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला एंड फाइनली फॉर्मूला बिकम्स इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई। तो क्या बेटा उन्होंने कहा कि ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, सीधे इंड्यूस करें, उन्होंने कहा कि इंड्यूस्ड करंट इज इंड्यूस्ड in such a way that it opposes, the cause due to which it is induced, due to which it is induced. तो जैसा कि मैंने कहा था कि E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी में दिस माइनस साइन इज गिवन बाई लेंज साहब। तो दिस इज योर फेराडे प्लस लेंज, फेराडे प्लस लेंज। बेटे हम एक चीज और यहां लिखना चाहेंगे जो आ जाता है कई बार, कि जो लेंज लॉ होता है इट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि लेंज लॉ ने जो करंट के इंड्यूस होने का सेंस बताया, उस आधार से जब करंट इंड्यूस होगी तभी एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगर लेंज लॉ के उल्टी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाए तो आप मान के चलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जाएगा, जो कि गड़बड़ बात है। तो कई बार ये आता है कि बताओ जो लेंज लॉ है वो किस लॉ का एनर्जी कॉन्सिक्वेंस है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बताता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। तो हमें याद होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान रहे लेंज लॉ ही एनर्जी का, फेराडे लॉ नहीं है। कि फेराडे साहब ने माइनस साइन नहीं दिया, लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो बहुत गंदा संदा लिखा रहता है। गूगल में यही एक है कि अभी भी 40% से 45% कंटेंट अभी भी गलत आता है। तो फेराडे लॉ को भी लिखोगे तो वो उसको भी लिख देते हैं एनर्जी का कंजर्वेशन का कॉन्सिक्वेंस है, लेंज लॉ को भी लिख देते हैं। बट प्रिसाइसली मैं आपको बताऊं लेंज लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ। और हमने देखा कि कुछ ऐसा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर एक टेस्ट पेपर हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसे बनाया कि लोगों के पास रास्ते नहीं थे। उन्होंने लिखा फेराडे लॉ किसका कॉन्सिक्वेंस है। फेराडे लॉ नहीं है एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सिक्वेंस, है ना। अब आप फेराडे लॉ को माइनस डी फाइव बाई डी लिखते हो तब तो हो ही जाएगा, बट दिस माइनस साइन इज गिवन बाय द लेंथ। तो हकीकत ये है कि हम लिखते ये हैं, बोलते हैं फेराडे लॉ, ये फेराडे और लेंज मिला के, एंड दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। अगर ऐसे लिख रहे हो तो लूजली बोल सकते हो कि फेरा, अब तुम्हारे पास भी मान लो कल को नीट वाले भी ऐसे उसी किताब से सवाल उठाए और छाप दे फेराडे लॉ किसका कॉन्सेप्ट, तुम कह रहे हो नहीं सर ने तो कहा, अब ऑप्शन ही नहीं छोड़ा तुम्हारे पास, लिखो एनर्जी कंजर्वेशन। बट अगर कहे कौन सा लॉ इनमें से एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सिक्वेंस है, और ऑप्शन में फेराडे भी हो लेंज भी हो, हम लेंज लॉ को यहां हम लिखेंगे बेटे, लेंज लॉ का कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ। तो आइए लेंज लॉ को अप्लाई करते हुए थोड़ा सा करंट वरेंट की डायरेक्शन थोड़ा समझ लेते हैं। लेंज लॉ को हमने समझा कि करंट जो इंड्यूस हो रही है वो इस तरह से इंड्यूस हो रही है कि वो हमेशा उस वजह का अपोज कर रही है, उस कॉज का अपोज कर रही है जिसके कारण वो इंड्यूस। मैंने कहा था कॉज होता है फ्लक्स का चेंज होना, फ्लक्स कॉज नहीं है, कॉज है फ्लक्स का बदलना, फ्लक्स का परिवर्तन। तो यदि फ्लक्स बढ़ने के कारण बच्चों करंट इंड्यूस हो रही है तो फ्लक्स को घटाने का प्रयास करेगी, फ्लक्स घटने के कारण करंट इंड्यूस हो रही है तो बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं आपको, मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है बेटा, एंड दिस कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड like this magnetic field is increasing with time, this magnetic field is increasing with time, we have to find the direction of induced current। तो अगर हम देखें तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि फ्लक्स, पहली बात फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है, फ्लक्स किधर जा रहा है, अंदर के। दूसरी बात मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो बताओ अंदर जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, अंदर जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है। तो अगर वो बढ़ रहा है तो करंट कैसे इंड्यूस होगी, घटाने का प्रयास करेगी, घटाने के लिए फील्ड उल्टी डायरेक्शन में जनरेट करेगी। तो जरा पाम रूल से सोच के बताओ, एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगी कि क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगी, बताएं बेटे। हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगी, तभी इस करंट का फ्लक्स बाहर की तरफ आएगा, तो बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने का प्रयास। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमसे कोई कहे ये मेरे पास एक कॉइल है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, बच्चों घट रहा है, तो बताओ अब फ्लक्स अगर घट रहा है तो इंड्यूस करंट बढ़ाने का प्रयास करेगी, बढ़ाने के लिए इस तरह से आएगी ताकि जो इंड्यूस करंट के कारण फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में जनरेट हो। तो मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि तभी ये अंदर की तरफ फील्ड जनरेट करेगा, तो इंड्यूस करंट जो होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस। तीसरा एग्जांपल देखेंगे बेटे, मान लो मेरे पास एक कॉइल है और ये एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल, ये फिक्स्ड कॉइल है और नॉर्थ पोल उसके करीब जा रहा है और हम यहां से खड़े होकर देख रहे हैं, ये हमारी आंखें हैं और यहां से हम खड़े होकर देख रहे हैं। तो हमें बताना है इस ऑब्जर्वर को एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होती नजर आएगी या क्लॉकवाइज करंट, सोच कर बताइए जरा। एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, अच्छा। अच्छा देखिए, नॉर्थ पोल जो होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं बेटे, इस तरह से बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो मुझे जरा ये बताइए कि जो ये वाला ऑब्जर्वर है, पहला सवाल, इसको इस कॉइल से फ्लक्स अंदर जाता दिख रहा है कि बाहर, अंदर जाता। दूसरा, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो जो करंट इंड्यूस होगी उसकी फ्लक्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए कि मेरी तरफ आना चाहिए, मेरी तरफ आना चाहिए, तभी तो घटाने का प्रयास करेगा। अब सोचिए जरा, अगर ऐसे करंट इंड्यूस हुई तो मान लो करंट ऐसे इंड्यूस हो रही, तो मैं करंट की डायरेक्शन थंब रख के पाम रूल लगा रहा हूं, तो बताओ मेरी तरफ आ रहा कि नहीं आ रहा। और अगर ऐसे करंट इंड्यूस हुई तो किधर आ रहा है, इधर की तरफ। कौन सी वाली करेक्ट है, ये वाली। ये मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज होगी, मैं इधर खड़ा हूं, और ये मेरे लिए क्लॉकवाइज। कौन सी सेंस में आएगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में आएगी, चूंकि घटाना है तो करंट जो इंड्यूस होगी दैट विल बी इंड्यूस इन एंटी क्लॉकवाइज, यहां से अंदर जाएगी करंट और यहां से करंट बाहर, इस तरह से करंट इंड्यूस। मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहूंगा कि देखिए जब करंट बेटा ऐसे इंड्यूस हुई और ये नॉर्थ पोल इसके करीब जा रहा था, नॉर्थ पोल इसके करीब जा रहा था, करंट ऐसे इंड्यूस हुई, तो जरा मुझे बताइए कि जब किसी लूप में करंट इंड्यूस हो गई है, इंड्यूस हो गई है, तो ये लूप करंट कैरिंग लूप के एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है क्या, मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। मैग्नेटिक डाइपोल का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन आई ए। तो जरा हम करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करेंगे, देखिए ऐसे कर्ल किया बेटा, इस तरह से कर्ल किया, तो ये मेरे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी।
आइए मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखा देता हूं। ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट है। बताओ ये कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। ये कौन सा पोल होगा? तो जब आप नॉर्थ पोल को पास ले जा रहे हैं, देखिए नॉर्थ पोल इंड्यूस हो गया है इस तरफ, ये इंड्यूस डाइपोल कहलाता है, और ये नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो जो फोर्स है वो रिपल्शन का फोर्स मैग्नेट पर इधर लगेगा। यानी आपको मैग्नेट को पास ले जाने के लिए घसीटना पड़ेगा मैग्नेट को। कॉइल के जब पास ले जा रहे होगे मैग्नेट को, तो कॉइल रिपेल। इससे मैं हमेशा ये बोलता हूं कि हमारी जो इंड्यूस्ड करंट बच्चों आती है, उस इंड्यूस करंट के कारण फोर्सेस भी इंड्यूस हो सकते हैं, जैसे आईएलबी वाले फोर्सेस, टॉर्क भी इंड्यूस हो सकते हैं। तो ये जो इंड्यूस्ड फोर्सेस होते हैं इंड्यूस करंट के कारण, जो इंड्यूस टॉर्क्स होते हैं इंड्यूस करंट के कारण, ये हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस और टॉर्क का अपोज करते हैं। तो न सिर्फ करंट हमारे कॉज का अपोज करती है, पर करंट के कारण मिलने वाले मैकेनिकल एफर्ट्स हमारे एक्सटर्नल एफर्ट्स का अपोज करते हैं। मतलब करंट का फोर्स हमारे फोर्स के हमेशा अपोजिट लगेगा। यही कारण है कि यदि तुम मैग्नेट को पास ले जाने का प्रयास करोगे कॉइल के, तो कॉइल रिपेल करेगी, दूर भगाएगी, और अगर दूर ले जाने का प्रयास करोगे तो पास, हमेशा तुम्हारा अपोज होगा। अगर तुम मैग्नेट दूर ले जा रहे हो तो वो कहेगी दूर जा रहे हो तो सीधा जाओ, ठीक। और अगर आप पास आ रहे हो तो रिपेल कर देगी, और दूर जा रहे हो तो अट्रैक्ट करेगी। तो ध्यान दीजिए, सोचिए, अब उल्टा करके सोच लेते हैं। अगर मैं इसको दूर ले जा रहा होता तो ये फ्लक्स घटता, घटने के लिए करंट बढ़ाने का प्रयास करती, ऐसे इंड्यूस होती, तभी फ्लक्स बढ़ता। क्या बात समझ पा रहे हैं? ऐसे इंड्यूस होती तो मैग्नेटिक मोमेंटम इधर होता, इधर साउथ इंड्यूस होता, इधर नॉर्थ होता। तब सोचो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो इधर साउथ इंड्यूस हो रहा है, तो ये साउथ नॉर्थ को क्या करता? अट्रैक्ट। यानी अगर आप मैग्नेट को किसी कॉइल से दूर ले जा रहे हैं तो पास बुलाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और पास ले जा रहे हैं तो दूर भगाएगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। और ये बात इन जनरल ट्रू है, कॉइल चाहे वो सोलेनॉइड होती, स्क्वायर शेप की कॉइल होती, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मैकेनिकल अपोज सिर्फ मैग्नेट को ही देखने को नहीं मिलेगा, ये आप कहीं पर भी, मान लीजिए कोई लूप है आपके पास, आप उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराने लगे, तो बी एक कॉस थीटा होता है, वहां थीटा बदलता है फ्लक्स चेंज। तो अगर आप उसे क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो जो इंड्यूस करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगी, रोकेगी, मत कराइए मत कराइए, अपोज करेगी। आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने लगेंगे तो क्लॉकवाइज करंट टॉर्क जनरेट करेगी, ये भी मत करिए। मतलब बेसिकली इंड्यूस करंट चाहती क्या है? वो चाहती है कि जो भी चेंज कर रहे हो, चेंज का अपोज करती। कॉज क्या है? कॉज है वो चेंज जो तुम कर रहे हो, उस चेंज से ही तो वो आई है, और उसका विरोध कर रही है। यानी वो क्या नहीं चाहती? चेंज नहीं चाहती। वो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं, ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई काम जो फ्लक्स में बदलाव करेगा, उसका वो सख्त विरोध कर रही कि भैया ये सब मत करिए, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं मत करिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं मत करिए। तो वो हमेशा जो भी आप एक्स्ट्रा टॉर्क लगाएंगे उसका उल्टे टॉर्क लगाएगी। आप मैग्नेट को दूर ले जाएंगे, वो मत ले जाइए दूर, वो पास बुलाएगी। आप पास ले जाने लगे, ये भी मत करिए। चेंज का अपोज है, आप सिंपल देख लीजिए, तो न सिर्फ फ्लक्स के चेंज का अपोज है, बल्कि आपको मैकेनिकल अपोज भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे इस कॉन्सेप्ट पर एक सवाल बहुत पहले 2009 में जेई एडवांस में आया, फिर वो जेई मेन में आया, शायद एक दो बार मेडिकल एग्जाम्स में भी आ चुका सेम सवाल, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको नीट के पीवाई क्यूज में शायद मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो दो सवाल पूछे थे उन्होंने, दो कॉइल बनाई थी। सवाल उन्होंने क्या पूछा कि दो हमारे पास फिक्स्ड कॉइल है, मान लो ये फिक्स्ड, ये हमारी फिक्स्ड। एक बार उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ कुछ भी कोई भी पोल कर दो, और ग्रेविटी डाउनवर्ड है, एम मास के मैग्नेट को ऊपर छोड़ दिया कॉइल के, और दूसरे कॉइल में मैग्नेट को नीचे छोड़ दिया कॉइल के। दोनों दोनों ही केस में इस मैग्नेट पे एक mg लगेगा, क्योंकि मैग्नेट है तो उसका वेट होगा, इस केस में भी mg लगेगा। ये मैग्नेट जब कॉइल के ऊपर छोड़ा गया, ऐसे कॉइल थी बेटा, कॉइल के ऊपर ऐसे यहां से गिरा दिया, तो ऐसे गिर रहा है नीचे, तो एक्सेलेरेशन a1 से गिर रहा है। ये मैग्नेट जो कॉइल ऐसे ऊपर थी और यहां से गिरा दिया, तो ये ऐसे गिर रहा है, कॉइल के नीचे छोड़ा और गिर रहा है ग्रेविटी में, तो ये मैग्नेट एक्सेलेरेशन a2 से। तो ऑप्शंस कुछ ऐसे थे, a1 g से छोटा है, a2 g से छोटा है, a1 g से बड़ा है, a2 g से छोटा है, a1 g से छोटा है,
A2 G से बड़ा है, A1 बराबर A2 बराबर G। तो इस तरह के कुछ ऑप्शन उन्होंने दिए थे कि दोनों मैग्नेट कौन से एक्सेलेरेशन से गिरेंगे। तो हमें ज्यादा, आप देखिए, मैंने आपको इतना सारा टाइम देखी सारी बातें इसलिए समझाई हैं, ये टाइम आपको एग्जाम में ना देना। आप कंक्लूसिव बात याद रखिए, आपको सिंपल चेंज का विरोध नजर आना चाहिए। मैंने जैसे आपको कहा ना कि पास जाएगा तो दूर भगाएगी, ये बात दिमाग में रखिए बिल्कुल। देखो, ये मैग्नेट जब ऊपर आप छोड़ोगे तो ये मैग्नेट पास आ रहा होगा कॉइल के, तो हमेशा जो भी इंड्यूस करंट आएगी, हमें चेक नहीं करना कि फ्लक्स किधर जा रहा, कैसे इंड्यूस होगी, कैसे मैग्नेट जनरेट होगा, ये सब क्लास में समझ लीजिए। अब आपको पता है सिंपल बात कि कॉइल ऊपर है, मैग्नेट को ऊपर से छोड़ा है कॉइल के, तो मैग्नेट जब ऐसे गिर रहा होगा शुरू शुरू में जहां छोड़ा है, तब तक वो कॉइल के क्या आ रहा होगा, पास। तो पास आ रहा है तो रिपेल करेगी, तो रिपेल करने का मतलब फोर्स कैसे लगेगा बेटा, तो बताओ नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन क्या होगा, mg माइनस एफ डिवाइड बाई मास, नेट फोर्स में घट जाएगा, तो A1 क्या होगा, लेस देन g। कंफर्म, ओके। फिर इसमें देखो, कॉइल ऊपर है, मैग्नेट नीचे से गिराया है, तो मैग्नेट कहां जा रहा है, दूर। तो दूर जा रहा है तो कॉइल क्या करेगी, पास बुलाएगी, तो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी। तो भी mg कहां लग रहा है, नीचे, f कहां लग रहा है, ऊपर, इसमें भी अपोजिट है, घट जाएंगे। नेट फोर्स क्या होगा, mg माइनस एफ डिवाइड बाई टोटल मास, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। इसमें भी क्या होगा, लेस देन। कहां गया, ऑप्शन ही नहीं, क्या पहला ऑप्शन है, ये आंसर कर। बहुत ही सिंपल सवाल है, एकदम जेई मेन आया तो एडवांस में था, पहले एडवांस का स्क्रीनिंग एग्जाम अलग होता था, तो आप जेई मेन का ही मान सकते हो, जो बिल्कुल नीट के लिए फिट बैठता है सवाल। तो नहीं आया है तो आ जाएगा अगली साल। और वैसे तो टेस्ट सीरीज में तो कई बार मैं देख चुका हूँ नीट की टेस्ट सीरीज में सवाल, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मैं मैकेनिकल अपोज की बात कर रहा हूँ।
देख लिया बेटा? चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जहां पर हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएं। चलिए ये बेटा कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है एक लॉन्ग वायर में, और बगल में मैंने एक लूप लगा दिया है ऐसे। इस वायर के कारण इसमें करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस है आप हमें बताइए। एक कॉइल है जिसे वी वेलोसिटी से आ रहे हैं, और ये नॉर्थ पोल साउथ एक मैग्नेट, और दिस ऑब्जर्वर इस करंट का सेंस बताना। आई इज बेटा नहीं नहीं, ये हमने अब आगे चल के क्या होगा ना, हम बहुत सारे क्रॉस नहीं बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड पर, बस एक क्रॉस बना देंगे कि डायरेक्शन ऐसी है। हाँ मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर बाहर सब मैग्नेटिक। चलो बेटा इसका बताओ, इसमें जो लूप में करंट करंट लूप में, यहाँ पर लूप में करंट करंट क्या होगी जीरो, क्योंकि जो करंट है यहाँ पर इसके कारण फ्लक्स ऐसा होगा अंदर की तरफ, पर वो बदल नहीं रहा होगा ना समय के साथ, करंट कांस्टेंट है तो बदल नहीं रही होगी फ्लक्स। तो फ्लक्स जो ऐसा फ्लक्स होगा वो ऐसा फ्लक्स होगा पर वो बदल नहीं रहा होगा, तो इंड्यूस करंट नहीं है। यहाँ पर देख लें, यहाँ पे करंट है, फ्लक्स ऐसा है, और ये फ्लक्स जो है आई बढ़ रहा है, तो ये अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा होगा। बताओ इंड्यूस करंट कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि इस फ्लक्स को घटा सके, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ ये भी वी वेलोसिटी से जा रही है, ये भी वी, तो दोनों के बीच में गैप चेंज नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पे भी फ्लक्स बताओ कैसा है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी इंड्यूस्ड करंट बेटे क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ देखो, इस लूप को देखो, इस लूप का जो एरिया है, एरिया एरिया बढ़ रहा है, जब इसको स्लाइडर को इधर ले जा रहे होगे ना आप स्लाइडर को, तो एरिया बढ़ रहा होगा, तो एरिया बढ़ेगा तो अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा होगा एरिया बढ़ने से, तो फ्लक्स को घटाने का प्रयास करेगी, घटाने के लिए करंट ऐसे आएगी, घटाने के लिए जो करंट आएगी वो इस प्रकार से इंड्यूस होगी करंट। देखो आई ऐसे है और बी ऐसे है, तो एल क्रॉस बी है ना, देखो तुम्हारा फील्ड ऐसे फ्लक्स घटाने का प्रयास कर रही है। अब देखो एल क्रॉस बी दिखाता हूं। अच्छा बस सोचो, जो आदमी वायर को ऐसे लगा रहा होगा वो ऐसे घसीट रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स, और देखो एल वेक्टर इधर है, आई एल क्रॉस बी इधर आ रहा होगा, देखो आई एल बी जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, तो आपके एक्सटर्नल फोर्स का इंड्यूस फोर्स जो है हमेशा अपोज ही करेगा हमेशा। आप इस वायर को इधर ले आएंगे तो आप फोर्स ऐसे लगा रहे होंगे, और करंट ऊपर जा रही है तो एल वेक्टर करंट की डायरेक्शन में एल, और बी अंदर है तो एल क्रॉस बी किधर आएगा, इधर की तरफ, तो इंड्यूस फोर्स जो लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, तो आपके एक्सटर्नल फोर्स का हमेशा अपोज होता नजर आएगा। और अगर आप इसको धक्का मार के अंदर ले जाने लगे करंट उल्टी, क्योंकि ये जो एरिया होगा लूप का कम होने लगेगा, करंट ऐसे इंड्यूस हो जाएगी बढ़ाने के लिए, तो फोर्स बाहर लगने लगे। तो ये बिल्कुल सिंपल बात होती है, इफ यू आर अप्लाइंग सम एफ एक्सटर्नल, तो जो आई एल बी होगा तो मैं अपोजिट ही आने वाला है, कोई डाउट नहीं होता। यहाँ फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है इसलिए कोई इंड्यूस करंट नहीं, यहाँ चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स तो है पर चेंज नहीं हो रहा। यहाँ समझ रहे हो ना, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो जब जब तक मैग्नेट और लूप के बीच में गैप नहीं चेंज होगा,
लूप को भी तो मूव करा रहे हैं उसी वेलोसिटी से, तो इसलिए फ्लक्स वहां पर कांस्टेंट है, तो कोई इंड्यूस करंट नहीं। ऑल राइट, तो ये हम लोगों ने थ्योरेटिकल बात कर ली, लेंज लॉ और फैराडे लॉस के यूज करके करंट कैसे निकालते हैं। अब कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर्स, कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो इंड्यूस्ड क्या क्या, ईएमएफ, करंट, चार्ज, ये तीन चीजों पे पहले हम बेसिक बातें कर। मान लो कि लेट एक कॉइल having resistance R is placed in a time varying magnetic field, बेटे मान लो यहां पर कोई हमने कॉइल रख दी, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ समय के साथ मैग्नेटिक बदल रही है। कल्पना कर लेते हैं कि ये बढ़ रही है, तो हम कैसे कैसे फ्लक्स निकालें। देखो वैसे तो हमने बताया जैसे लूप है ये, अब फ्लक्स अंदर जा रहा है, तो अगर हम ऑब्जर्वर हैं तो हमारा एरिया वेक्टर बाहर आ रहा होगा, फ्लक्स तो थीटा 180 नेगेटिव फ्लक्स। पर जैसा हमने कहा इस तरह के सवालों में साइन के साथ चीजें नहीं पूछी जाती है, साइन का बहुत खास इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम 180 और जीरो को कभी 180 जीरो फोकस नहीं करते, हम बी ए लिखते हैं हमेशा। और इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी में जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन को बताता है। तो अगर हमने डायरेक्शन दिमाग से निकाल ली कि फ्लक्स को घटाएगा, तो फिर हमें कैलकुलेशन में माइनस साइन को कैरी करने की जरूरत नहीं है ना। बाकी चाहे तो हम पूरा विद कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ फ्लक्स हमने लिखा बी ए कॉस थीटा, यहाँ फ्लक्स हम लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। तो थीटा अगर हम ऑब्जर्वर मान लें खुद को, तो मेरा एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है, फील्ड अंदर जा रही, थीटा 180 हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा माइनस। फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस डी फाइव बाई डी टी, इससे निकालेंगे। तो अगर यहाँ एरिया फिक्स है, अगर यहाँ एरिया फिक्स है तो आराम से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का डी बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया करेंगे, फ्लक्स जो भी आएगा बेटा उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो अगर एरिया वेरिएबल होगा तो डी ए बाई डी टी इंटू बी कॉन्स्टेंट है तो बी कॉमन आ जाएगा। यहाँ बी वेरिएबल है, एरिया फिक्स है, और माइनस भी है यहाँ पर, फ्लक्स माइनस भी है, तो फाइव माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ डी बी बाई डी टी हो जाएगा। रटना डरा नहीं कुछ भी, मैं जब जो याद करने के लिए बोलूँ उतना ही रटना है। क्या याद रखना है, इक्वल टू माइनस डी फाइव, बस इतना याद रखना, आगे नहीं याद करना कुछ। अभी तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर एरिया को वेरी कर रहा है टाइम के साथ तो एरिया का डिफरेंशिएशन होगा, बी वेरी कर रहा है तो बी, दोनों वेरी कर रहे हैं तो दोनों का होगा। डी प्रोडक्ट रूल से डी बी बाई डी टी इंटू एरिया प्लस डी ए बाई डी टी इंटू बी, है ना। हो सकता है कॉस थीटा भी वेरिएबल हो, तीनों वेरिएबल हो, कोई भरोसा थोड़े ना है, ठीक। तो मैं आपको ये फिर हेडगेक क्यों लिखवा रहा हूँ, ये मैंने बस सिर्फ आपको इंड्यूस चार्ज के लिए लिखा। अब सुनो, इसमें जब इंड्यूस, अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊं, इसका सर्किट डायग्राम, तो ये जो इंड्यूस आपने कहा फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाने के लिए एंटी क्लॉक आएगी, ये आपकी एंटी क्लॉक। तो अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊं ना, इक्विवेलेंट सर्किट, तो कई बार ऐसा होगा बेटा जहां पर हम इसको ऐसे रेजिस्टेंस दिखा दिया करेंगे और ऐसे इसका सर्किट डायग्राम, क्योंकि ये इंड्यूस करंट ऐसे आनी है, बैटरी ऐसे दिखा दी, ये रेजिस्टेंस हो गया आर, कॉइल का रेजिस्टेंस आर दिया लूप का, है ना। तो अगर मुझे ये इंड्यूस्ड करंट चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे, ओम्स लॉ लगा दिया हमने, ई बाई आर। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये ई है हमारा डी फाइव बाई डी टी और 1/, ये बेटा हमारी इंड्यूस, डी फाइव बाई डी टी से हमारा ईएमएफ आ जाएगा और ई बाई आर से हमारी करंट आ जाएगी, है ना। अब अगर हमसे कोई कहे चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लोन कितना है, या इसे लोग इंड्यूस्ड चार्ज भी कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज फ्लोन, किसी गिवन टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा। अब देखो जो करंट इंड्यूस हो रही, अगर ये कांस्टेंट करंट होगी तो आई इंटू टी कर देंगे, क्यू बराबर आई टी। और अगर मैं मान लूं कि ये करंट वेरिएबल है तो क्यू बराबर क्या होता है, इंटीग्रल आई डी टी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था। तो मैं अब आई को रख के दिखाता हूं, आई क्या है, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ लगाया बेटा, ई बराबर आई बराबर वी बटे आर, ये 1/r डी फाइव बाई डी टी, ये करंट है, और डी टी, देखो डी टी से डी टी कट जाएगा, 1/r बाहर आएगा इनिशियल से फाइनल, तो यहां से चार्ज आ जाएगा, डी फाइव का इंटीग्रेशन होगा फाइव
1/r बाहर है, तो फाई में जब लिमिट लगाएंगे तो पहले आएगा फाइनल फ्लक्स, फिर आएगा इनिशियल फ्लक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस या डेल्टा फाई बाई। इस पूरे डिस्कशन में, इस बोर्ड में जो भी लिखा है उसमें सिर्फ दो ही चीजें याद होनी चाहिए। एक तो जब भी किसी कॉइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ है और उसमें फ्लो ऑफ चार्ज पूछा गया है, उस कॉइल का रेजिस्टेंस है, तो आप बिना, देखिए लंबा मेथड क्या है कि आप पहले ईएमएफ निकालें फैराडे लॉ से, फिर ईएमएफ निकाल के आप करंट निकालें ई बाई आर से, ओम्स लॉ से, फिर करंट को इंटीग्रेट करें। जो काम मैं यहां करके आपको दिखा रहा हूं वही काम आप सवाल में कर लें। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखें, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ये रटा होना चाहिए। जो चार्ज फ्लो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण कॉइल में, वो चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस के बराबर होता है। इस पूरे बोर्ड में हमें क्या रटना है, एक तो हमें ये याद ही है पहले से, ये दिमाग में होना चाहिए, और ये तो नया फॉर्मूला सिर्फ ये है, बाकी फैराडे लॉ तो हमें पहले, बाकी कुछ नहीं याद करना है इसमें, और ना ही दिमाग पे जोर डालना है कुछ भी। अभी प्रैक्टिस से चीजें आ जाएगी, नेचुरल सी बात है, ओम्स लॉ लगाया है। हाँ, सर्किट डायग्राम कैसे बनाया वो थोड़ा देख लो। कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है तो आर तो कैसे भी दिखा दो, और ईएमएफ कैसे दिखाया, करंट को देखकर, क्योंकि जो बैटरी होती है उसकी करंट कहां से निकलती है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो लेंज लॉ से करंट पहले से पता है कि ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है, तो पक्का मुझे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी की लेफ्ट साइड में और नेगेटिव टर्मिनल राइट साइड में बनानी होगी, ताकि करंट ऐसे, सिंपल बात है। अभी एग्जांपल कर, एक्सेल को ढेरों एग्जांपल में मैं आपको ले चलता हूं। आइए बेटा, करें क्वेश्चन। चलो,
ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप का और ये स्क्वायर शेप का लूप है। इसकी साइड लेंथ जो है वो 2 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड इसकी वैरी कर रही है टाइम के साथ, यहाँ पर 5t, टी टाइम है टेस्ला। रेजिस्टेंस है 1 ओम पर मीटर। तो हमें बताना है फाइंड आउट ईएमएफ एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले तो हम फ्लक्स निकाल, अगेन मैग्नीट्यूड पे फोकस करूंगा। फ्लक्स चूंकि परपेंडिकुलर है फील्ड, तो प्लस माइनस बी ए मान सकते हैं। ए होगा, बी है 5t, क्या होता है ए स्क्वायर, फ्लक्स हो जाएगा 20t वेबर पर टाइम। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो डिफरेंशिएट करेंगे तो 20 बराबर d5। और अगर मैं इसके लिए सिंपल समझूं कि पूरे लूप में रेजिस्टेंस दिया गया है, रेजिस्टेंस हो जाएगा 8 इन 1, 1 ओम पर मीटर दिया है, 1 ओम पर मीटर। 1 मीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम। इसका पेरीमीटर कितना है बेटा, 4a हो जाएगा। 4a स्क्वायर है तो 8 मीटर हो जाएगा। 8 मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8। बस अब अगर हमको फ्लक्स बढ़ रहा है जाने के लिए, अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, ऐसा सर्किट डायग्राम है, 8 ओम 20 वोल्ट है बेटे, और जो करंट है वो 20 बाई आर 8 इज 2.5। तो अगर यहाँ करंट कांस्टेंट आ रही है तो चार्ज के फ्लो को Q बराबर आई टी से भी कर, और आई निकालना पड़ेगा उसका। तो चार्ज फ्लो अगर पूछा जाएगा तो उसके लिए तो हम चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो हीट कैसे निकालेंगे, चूंकि करंट कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर आर टी हीट आ जाएगा। आई है 2.5 स्क्वायर, आर है 5/2 का स्क्वायर, 25/4, 80, 500। देख लीजिए एकदम सरल सवाल से शुरू, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए।
चलिए, एक बेटा ये कॉइल है हमारे पास सर्कुलर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड समय के चेंज हो रही है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, टोटल रेजिस्टेंस का कैपिटल आर है और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही टाइम के साथ अल्फा प्लस बी। फाइंड आउट चार्ज फ्लोन फ्रॉम इक्वल टू से 2 सेकंड के बीच में इस कॉइल से कितना चार्ज फ्लो हमें। कैसे करेंगे बेटा? चार्ज फ्लो हम लोगों ने अभी भी देखा था। चार्ज फ्लो होता है हमारा चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो पहले फ्लक्स का फंक्शन निकालेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा n इंटू नंबर ऑफ टर्न n है और परपेंडिकुलर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री प्लस माइनस n। मैग्नीट्यूड पे अगर फोकस करेंगे तो मान लेते हैं ये फ्लक्स हो जाएगा तो n ये हमारा फ्लक्स है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा टी पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया है पाई ए स्क्वायर, है ना। बी ए कॉस थीटा एक टर्न से फ्लक्स होता है, अगर एन टर्न हो तो n। अब हमें चार्ज फ्लो चाहिए तो फाइनल फ्लक्स टी बराबर 2 रख देंगे, बराबर 2 एन पाई ए स्क्वायर, टी बराबर 2 रखो बेटा, अल्फा प्लस 4 बीटा। इनिशियल फ्लक्स देखिए क्या रखेंगे, टी बराबर 0 है, एन पाई ए स्क्वायर अल्फा है ना, बीटा टी में यहाँ टी हटा देंगे, डेल्टा टू इक्वल टू चार्ज फ्लोन इक्वल डेल्टा फाई इस पाई एन ए स्क्वायर अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस एन पाई ए स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस वाला टर्म, अल्फा वाले टर्म, दिस विल बी एन पाई
ए स्क्वायर 4 बीटा आंसर। चेंज इन फ्लक्स डिवाइड रेजिस्टेंस। बोलिए कोई परेशानी? एक और जनरल सवाल कर लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन। एक हमारे पास स्क्वायर शेप का लूप है, ये 2 मीटर लंबा है, साइड लेंथ लंबा, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है इस यहाँ पर इस रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन, and this magnetic field is changing with time 4t Tesla. Find out charge on capacitor. No resistance, R0 है, इस लूप में तारों में कोई रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक फैराडे लॉ से ईएमएफ निकाल लोगे और ईएमएफ को बैट कैपेसिटर से कनेक्ट कर दोगे तो Q बराबर CV। तो पहले ईएमएफ निकाल लो फैराडे लॉ से, बैटरी बन जाएगी, और फिर वो बैटरी इस कैपेसिटर को क्या कर देगी, चार्ज। तो स्टेडी स्टेट में करंट 0 हो जाएगी, पर वो ईएमएफ चार्ज प्रोवाइड कर देगी। नंबर ऑफ टर्न अगर दिए ना जाए तो 1 टर्न मान के चल। साइड लेंथ 2, स्क्वायर नहीं। ठीक, ओके। तो देखो जरा इसका एरिया कितना है, इतना फ्लक्स जो आएगा, फ्लक्स आएगा बी, तो बी है 4t, एरिया है 2 इज 8t, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड dy/dt 8। अब देखिए वही सोचिए, जो ईएमएफ आएगा उसकी करंट ऐसी आएगी घटाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो मैं बैटरी लगाऊंगा वो मैं कुछ ऐसी लगाऊं, तभी तो ऐसे करंट फ्लो कराएगा, बोलो। लेकिन ऐसे करंट फ्लो कराते कराते इसमें कुछ चार्ज आ जाएगा, और जब ये विद इन नो टाइम ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगी, है ना। तो अब समझो, एक बस ये चैप्टर इसीलिए है कि इसमें कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, सवाल अनलिमिटेड है। वही एक, अब इस बैट ये चैप्टर हमें क्या दे रहा है, ईएमएफ, बैटरी दे रहा है। अब मेरा मन होगा मैं बैटरी व्हीट स्टोन के साथ लगाऊंगा, मेरा मन है मैं कैपेसिटर के साथ लगाऊंगा, आरसी सर्किट्स के, अभी आर भी दे देता तो आरसी सर्किट बन जाती, है ना। अभी एक मैं रेजिस्टेंस दे देता तो आरसी हो जाता कि नहीं हो जाता। तो करंट का फंक्शन लिखवा लेता, T/R e⁻t/RC, है कि नहीं। मैंने कहा छोड़ो यार, अभी आरसी नहीं डालते हैं ना, तो इतनी सी बात है। तो यहाँ पर ये E कितना आ रहा है, 8 वोल्ट आ रहा है, और 8 वोल्ट डायरेक्ट कैपेसिटर से क्रॉस लगाए तो Q बराबर क्या लगाया, CV, तो C कितना है 10 और ये है 8, 80 माइक्रोकूलम चार्ज है। एनर्जी भी पूछ सकता है, तो Q²/2C, तो 6400 हो जाएगा 20, 320 माइक्रोजूल।
कर लेते हैं सिमिलर। इस साइड लेंथ ए है, सी है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड है अल्फा टी। टी इज द टाइम, ये टेस्ला यूनिट। रेजिस्टेंस ऑफ लूप, लूप का रेजिस्टेंस आर है। फाइंड आउट नंबर एक, चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, करेंट इन द लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और वो समय के साथ बढ़ रही है, अल्फा टी। कैपिटल टी यहां पर यूनिट टेस्ला को रिप्रेजेंट। तो बहुत सिंपल बात है, अब फ्लक्स लिख लोगे बेटा, स्क्वायर शेप का लूप है, तो फ्लक्स के बाद क्या आ जाएगा, ईएमएफ। ईएमएफ की बैटरी लेंज लॉ को ध्यान में रखते हुए लगा देना, और फिर बन जाएगा आरसी सर्किट, क्योंकि लूप में रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटर तो हमने ही रखा है। तो जो आरसी सर्किट की चार्जिंग होती है ना, चार्जिंग का क्वेश्चन बन जाए। ये हमारा अल्फा टी ए स्क्वायर, एमएफ हो गया डी फाइव बाई डी टी अल्फा ए स्क्वायर। और अगर मैं इस ईएमएफ के लिए, अब देखिए ध्यान दीजिए, फ्लक्स बाहर की तरफ है और बढ़ रहा है, तो घटाने के लिए अंदर की तरफ फील्ड जनरेट करेगा, तो क्लॉकवाइज करंट आएगी इस बार। तो ईएमएफ ऐसा लगाएंगे, आर लगा दिया, ये सी लगा दी, ये चार्ज आ जाएगा, ये करंट आ जाएगा। चार्ज होता है सी ई, 1 - e⁻ बाई आर सी। ई सी अल्फा ए स्क्वायर ईएमएफ है, 1 - e⁻ बाई आर सी, तो आर सी है। करंट आता है ई बाई आर e⁻ बाई आर सी। करंट आ जाएगी ई बाई आर, यानी अल्फा ए स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस e⁻ करंट है। और ये देखो सवाल क्या है, आरसी सर्किट का है, बस ईएमएफ यहां से मिल गया हमको, ईएमएफ पता चल गया है। चलिए, एक मान लीजिए कॉइल है बेटे, कॉइल में फ्लक्स हमारा ऐसे वेरी कर,
4 8 12 टाइम है। चलिए, नहीं बेटा, ईएमएफ का ग्राफ बनाना। तो ईएमएफ का ग्राफ हमें बनाना है। अगर फ्लक्स का ग्राफ हमें दिया है, ईएमएफ का। यस, डन। बताएं बेटा। देखिए, E इक्वल टू क्या है, माइनस का डी फाइव बाई डी टी, माइनस टाइम्स स्लोप ऑफ पाई वर्सेस टाइम ग्राफ। स्लोप डी फाइव बाई डी टी हमारा क्या बताता है, स्लोप बताता है। तो इस वाली लाइन का जो स्लोप होगा ना, देखो tan थीटा से निकाल लेंगे। अगर मैं tan थीटा यहाँ निकालूंगा, परपेंडिकुलर 40/4 tan आएगा। स्लोप में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 4 8 12, तो यहाँ तक बेटा -10।
तो स्लोप 10 है, तो ये फिर यहाँ से यहाँ तक 0, बिकॉज फ्लक्स कैसा है, कॉन्स्टेंट। फिर ये स्लोप देखो, अगर ये एंगल अल्फा है तो स्लोप कितना होगा, -tan अल्फा। याद है ना, इधर से लेते हैं तो tan थीटा, इधर से माइनस माइनस, ये भी 10, ये भी 4 और ये भी, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाए, स्लोप नेगेटिव है तो ये 10 है ना। एक क्वेश्चन और है बेटा कि हमारे पास एक कॉइल है, उस कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम है और उसमें कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और क्वेश्चन में दिया है कि उसमें जो करंट इंड्यूस हो रही है वो उसका ग्राफ दे दिया है। से पूछा है कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, कितना फ्लक्स चेंज हुआ है 4 सेकंड। तो चार्ज फ्लो अभी भी हमने बताया था, क्या लिखेंगे, चार्ज फ्लो का फॉर्मूला बताओ, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस है। चेंज इन फ्लक्स पूछा गया, रेजिस्टेंस दिया है, चार्ज फ्लो बस किसी तरह और निकल आए, तो बताओ चार्ज फ्लो कैसे निकलेगा। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई इंटीग्रल आई डी टी, करेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया से क्या मिल जाएगा, चार्ज। चलो आंसर आया। अब थोड़ा सा पेशेंस, 8-10 सवाल अगर गलत हो गए, अगर ऐसी गलती जब जो लोग करते हैं ना, उनका तो ये तो बहुत अच्छा होता है, कभी कभी धोखे। मेरे एक स्टूडेंट के साथ हो चुका है बहुत साल पहले, 17, याद भी याद है, नाम तो याद नहीं, अग्रवाल कुछ करके ना, फुल डिजर्व, अच्छे कॉलेज से बीटेक किया उसने, बिट्स पिलानी से किया, बहुत अच्छी करोड़ों की नौकरी भी कर रहा है, लेकिन डिजर्व आईआईटी बॉम्बे से, इतनी तेज आंसर देता था और अक्सर गलती करता था, अक्सर गलती करता। उसके साथ एक बच्चा और था, अनीस नाम था उसका, रुड़की कंप्यूटर साइंस से किया, आईटी रुड़की कंप्यूटर रैंक आई होगी, नहीं 200 कुछ आई थी, 1500-1600 आई थी जन, तो आईटी रुड़की कंप्यूटर साइंस, और उससे अच्छा था वो बच्चा,
जेई मेन में अनीस से ज्यादा मार्क्स थे उसके, पर जल्दबाजी के चक्कर में जो भी एडवांस में खराब हो गया। फिर उसने गुस्से के मारे एनआईटी भी नहीं लिया। आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था पर रैंक खराब आई, ना उसको सीएस मिल रहा था उसमें, ना उसमें मिल। बोर्ड में परसेंटेज बहुत अच्छे थे और बिट्स में वो क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा आती थी नीट की तरह। बिट्स में भी खूब सवाल आते थे, ज़्यादा सवाल करने होते। स्पीड तो थी उसकी तो बिट्स में उसको कोई पकड़ नहीं पाया। बिट्स में उसकी गलतियां भी नहीं हुई जल्दबाजी में, बहुत अच्छा स्कोर किया था। पिलानी आईआईटी के टक्कर का कॉलेज है। पिताजी के पास पैसे वैसे थे, फीस भी ज़्यादा होती बिट्स। बीटेक की अच्छी नौकरी, लेकिन कुछ केसेस होते हैं ऐसे, है ना। तो अगर, बट तुम्हारे केस में तो ऐसा है नहीं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 1.5-2 करोड़ है। नहीं है, ऐसे ही होती है ना, 1.5 तो बहुत दिक्कत। और क्यों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उतने क्वालिटी में उतने अच्छे होते हैं? प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत खराब होते हैं। मुझे नहीं लगता उतने नॉलेजेबल प्रोफेसर्स होते होंगे वहां पर, उतने पढ़ाने वाले डॉक्टर्स भी उतने नॉलेजेबल नहीं होते। ठीक है, डिग्री तो मिल ही जाती, क्यों? पर तुम अच्छा करोगे, कोशिश करो धीरे धीरे इंप्रूव हो। उसी को आदत कहते हैं जो छूटे ना, छोड़ी जाती है। देखो बंद मक्खन, आदत देखो कैसे लगती है। 10 दिन हो गए, एक दिन बीच में केवल बंद मक्खन नहीं खाए, 9 दिन 10 दिन में खाए, स्वाद इतना खराब चीज होती है। यही सही है। तो चलिए इसका एरिया में मैं लेट हो जाऊंगा फिर, तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है। एरिया से निकलेगा चार्ज, एरिया से निकलेगा चार्ज, तो 10 चौको 40, ट्राइंगल हो गया 40/2, एरिया कितना हो गया 20, है ना। एरिया से निकलेगा चार्ज, और चार्ज फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो ये 20 है, चेंज इन फ्लक्स चाहिए, रेजिस्टेंस है 10, तो चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा 200। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने फैराडे लॉ क्वेश्चन किए, ये मैंने खा लिया है, बहुत टेस्टी था, क्या था। थैंक यू सो मच। और ये बचा हुआ तुम खा, अरे नहीं इतना नहीं कि बहुत ज्यादा है, 2-3 चम्मच खा लिया है, और बाकी तुम खाओ दोस्तों के साथ, दोस्तों को बांटो। अच्छा मीठा हो गया आज नए साल में। तो एक बार मेरी तरफ से सभी को फिर से नव वर्ष की शुभकामनाएं, और इस पार्टी जरूर दूंगा, पार्टी के बिना जाने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। और अच्छा अच्छा काम करना है, आज कोई भी गलत काम नहीं करना है, थोड़े अंधविश्वासी भी बनिए, ठीक।